रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, यानी कि पाकिस्तान बन जाने के बाद हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, वो मुश्किलात क्या थी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का बन जाना कोई आसान काम नहीं था। ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ था, एक इंतहाई मुश्किल टास्क था जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुमकिन बनाया। हमारे लीडर्स की अनथक मेहनत का नतीजा है पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आ जाना, और अल्लाह का ख़ास फजलो करम था। अब एक घर भी आप देखें कि अगर वो नया बनाया जाए तो उसमें भी बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करना पड़ता है, सेटल डाउन करना पड़ता है। तो ये मुल्क बनना, ये तो एक वैसे ही बहुत बड़ा मुश्किल काम था। क्यों? दोनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान बनना नहीं देना चाहती थी। नंबर वन हिंदू, और नंबर टू बरतानिया वाले भी ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान किसी तरीके से बने। और हिंदू तो ये कहता था कि हमारी माँ को दो हिस्सों में ज़मीन को तकसीम नहीं किया जा सकता। तो इसमें कांग्रेस को ये कह करके तसल्ली दी गई, उनकी ये तशफ़ी की गई कांग्रेस को ये कह करके कि आप परेशान ना हो, हम जो पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, बरतानिया वालों ने कहा कि हम जो पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं वो एक ऐसा पाकिस्तान होगा जो कटा फटा पाकिस्तान होगा, वो एक ऐसा पाकिस्तान होगा जो अपनी मौत खुद मर जाएगा, और एक ऐसा पाकिस्तान होगा कि पाकिस्तान खुद रिक्वेस्ट करेगा हमसे विद इन कपल ऑफ मंथ्स कि हमें फिर से हिंदुस्तान का या जो है भारत का हिस्सा बना लिया जाए। पाकिस्तान को हम कमज़ोर इतना कर देंगे कि उनके लिए सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ पाकिस्तान मौजूद है, बल्कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी बन चुका है। और इस्लामी ममालिक में तो पाकिस्तान ही सबसे पहला मुल्क है जो एटॉमिक एनर्जी में लीड कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं रेड क्लिफ की नाइंसाफ़ियाँ। रेड क्लिफ कौन था? रेड क्लिफ मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंग्रेज़ माहिर कानून था, और वो खौफज़दा था इस बात से कि कहीं मेरे किए गए फ़ैसले पर, क्योंकि ये बाउंड्री कमीशन को ये कहा गया था कि पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, आप बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दें। तो वो खौफज़दा था इस बात से कि ख़ुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े माहिर कानून थे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तकसीम के ऊपर कायद आज़म एतराज़ करें, क्योंकि कायद आज़म जो हैं वो एक बहुत बुलंद पाया माहिर कानून थे। तो कायद आज़म ने कहा कि हम एग्री करते हैं, आप जो भी तकसीम करेंगे हम उस पर एतराज़ नहीं करेंगे। उसने कायद आज़म की बात सुन करके इससे गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की। आइए देखते हैं वो कैसे। ज़िला गुरदासपुर जो था उसकी 3 तहसीलें, खुद गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट, और फ़ैरोज़पुर की तहसील ज़ीरा, ये हिंदुस्तान के अंदर शामिल कर दी गई, जो कि पाकिस्तान में शामिल होनी चाहिए थीं। क्यों शामिल कर दी गई? क्योंकि पाकिस्तान और कश्मीर का ज़मीनी रब्त जो बनता है, पाकिस्तान से ज़मीनी रास्ते 8 रास्ते कश्मीर की तरफ जाते हैं। तो अगर कश्मीर जोग्राफियाई हवाले से देखा जाए तो वो पाकिस्तान ही का हिस्सा बनता है, हिंदुस्तान से कोई रास्ता नहीं जाता। तो जानबूझ करके गुरदासपुर, बटाला, पठानकोट और ज़ीरा के ये इलाके जो पाकिस्तान का हिस्सा बनते थे, पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए थे, इनको जानबूझ करके रेड क्लिफ ने प्लानिंग के तहत भारत में शामिल कर दिए, और गुरदासपुर के ज़रिए जो था वो भारत को एक्सेस दे दी, ज़मीनी रास्ता दे दिया कश्मीर तक, और एक नया इस खित्ते के अंदर एक इशू खड़ा कर दिया। अगर ये मसला ना होता तो कभी भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ऐसे कशीदा ना होते जैसे कि आज हैं। क्योंकि पाकिस्तान कहता है ये हमारी शहरग है, और भारत ये कहता है हमारा अटूट अंग है, हमारे जिस्म का हिस्सा है। तो वो भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहला जो बीज बोया गया था वो रेड क्लिफ की तरफ से था, वो इस माहिर कानून की तरफ से था कि उसने तकसीम ही गलत की। कायद आज़म ने कहा हम चूँकि ज़बान दे चुके हैं इसलिए हम अपने इस फैसले पर कायम रहेंगे, हम इसके ऊपर एहतजाज नहीं करेंगे। तो ये जो इलाके थे गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट, ये जानबूझ करके दे दिए गए थे। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो कशीदगी पाई जाती है, जो जंगें होती हैं, जो तिजारती ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हैं, उसकी वजह वाहिद और मेजर रीज़न जो है वो मसला कश्मीर है।
अब पाकिस्तान तो बन गया, पाकिस्तान को चलाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ कि ICS के अंदर, ICS स्टैंड्स फॉर इंडियन सिविल सर्विस, उसमें बहुत कम मुसलमान ऑफिसर्स को क्वालिफाई किया जाता था। ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो मुसलमान नहीं हुआ करते थे। मुसलमानों को जो जॉब्स मिलती थी वो बहुत निचले दर्जे की जॉब्स मिला करती थी। उनको या तो फ़ौज में भर्ती किया जाता था या उनको क्लरिकल लेवल की जॉब्स दी जाती थी। इस वजह से मुसलमान बरसगीर के अंदर पसमानदा रहे और मैनेजरियल स्किल्स मुसलमानों के अंदर डेवलप नहीं हो सका, सिवाय चंद एक ऑफिसर्स के, जिनमें एक कुदरतुल्लाह शहाब और चौधरी मोहम्मद अली, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स गुजरे हैं। तो पाकिस्तान तो बन गया, पाकिस्तान को चलाना बनने के बाद दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान को चलाना ये एक बड़ा चैलेंज था। इससे निपटना इतना आसान काम नहीं था। और फिर हुआ क्या कि सरकारी मुलाजमीन की यहाँ से माइग्रेशन हुई और वो भारत चले गए। उसकी वजह क्या कि आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि यहाँ पर हिंदू लोग जो थे वो हुकूमती मशीनरी या इदारों की जो मशीनरी थी उसको रन कर रहे थे। तो डेफिनेटली जब बाउंड्री लाइन खींच दी गई और ये फैसला कर दिया गया कि मुसलमान अक्सरियत पाकिस्तान आ जाए और हिंदू जो हैं वो स्विच कर जाएं, मूव कर जाएं भारत की तरफ, तो हिंदू जो थे वो सरकारी दफातर को छोड़ करके चले गए। और जाते हुए सितम बालाए सितम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाते हुए ऑफिस में आग लगा दी, उन्होंने जाते हुए टाइपराइटर जला दिए, उन्होंने जाते हुए रिकॉर्ड को तबाह कर दिया, फर्नीचर को तबाह कर दिया। और हालात ये थे कि एक तो काम करना आता ही नहीं था और दूसरा ये कि हालात इतने मखदूश हो चुके थे कि ऑफिस के अंदर बैठा नहीं जा सकता था। खुले आसमान तले दरख्तों के नीचे बैठ करके जो टूटा फूटा सामान मौजूद था उसको इस्तेमाल करते हुए दफ्तरी निज़ाम को चलाया गया। और हालात इस हद तक दगरगूं थे कि कागज़ों को अटैच करने के लिए हमारे पास कॉमन पिन मौजूद नहीं थी, कीकर के कांटों से काम लिया जाता था। तो एक तो वो लोग यहाँ से चले गए, जाते हुए ऑफिस को तबाह कर गए, सामान की कमी थी, रिकॉर्ड तबाह हो चुका था और स्टाफ हमारा ना तजुर्बा कार था। तो इस वजह से इंतज़ामी मुश्किलात यानी कि इसको संभालना जो था वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन चुका था कि इसको कैसे हम संभाल लें। लेकिन अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हुई, इसको स्ट्रीमलाइन किया गया, कायदे आज़म ने गाइड किया और फिर से इसकी जो है तामीर नो की गई और मुल्क के दफातर को बहाल किया गया। महाजरीन की आमद, कहा यह जाता है कि दुनिया के अंदर इतनी बड़ी हिजरत पहले कभी नहीं देखी गई जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बन जाने के बाद देखी गई। यहाँ से जो लोग हिजरत करके गए, हिंदू लोग जो गए, उनकी तादाद जो बताई जाती है वो 50 लाख से ज़ायद थी। और जो वहाँ से आने वाले लोग थे, जो मुसलमान थे, जो हिजरत करके आए, उनकी तादाद 1 करोड़ से ज़ायद थी। गोया इतना बड़ा जो ये तज़ाद पाया जाता था, तो उनको सेटल डाउन करना, उनको बसाना। और फिर आपको पता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, तो उस वक्त सर्दियों का मौसम ज़रा जल्दी आ जाया करता था। तो उनके लिए सामान मुहैया करना, उनको छत मुहैया करना और उनके लिए मेडिसिन का बंदोबस्त करना और उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और बहुत सारे लोग जो थे वो रास्ते में ही लापता हो गए, कत्लो गारत बेइंतहा हुई। सिख, जिसको बड़ा मजलूम कौम समझा जाता है, जिसको बड़ा जो है बेवकूफ़ समझा जाता है, इन्होंने हिंदुओं के साथ मिलकर के मुसलमानों के ऊपर बेशुमार मजालिम ढाए। तो महाजरीन को सेटल डाउन करना ये एक बहुत बड़ा इशू था और वसाइल की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी थी। ये था बेटा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 के हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक की मज़ीद जो डिटेल है वो उसको